Hello friends, you all are watching MJS Defense Academy and this is Shivan Shukla. I am your history mentor and I am here to guide you regarding the history section in UPSC examinations, particularly NDA. तो देखो, हमने जो टॉपिक्स देख लिए थे उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करी थी, क्योंकि मैंने बोला था कि हम वो टॉपिक्स लेंगे जिनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से जिनको पहले करना ज़्यादा सही रहेगा। तो उसी सीक्वेंस में हमने चीज़ों को शुरू किया था। हालांकि मैंने तुम लोगों के कमेंट देखे और अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन रिस्पांस बहुत कम रहा यार। मतलब वीडियो देख रहे हो इतने सारे लोग, कमेंट कर रहे हो 100 लोग, मतलब मजा नहीं आया, है ना। तो हालांकि अमित, संजीव, शिखा, इन लोगों के कमेंट देखे मैंने, अपूर्वा का कमेंट देखा। तो बस कमेंट करते रहो, थोड़ा ज्यादा, है ना, थोड़ा लाइक वाइक भी करो, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करो, सिर्फ कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो फिर से ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो कंसोलिडेशन है। हमने ये समझ लिया था कि किस प्रकार से यूरोपियंस ने इंडिया में आने की शुरुआत कर दी थी, और अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो कंसोलिडेशन करेंगे, भारत में अपने एम्पायर का एकीकरण करेंगे, है ना। और इस सीरीज में हम आज देखने वाले थे कि किस प्रकार डच आके सेटल होंगे, फिर हम देखेंगे कि फ्रेंच सेटल होंगे, उसके बाद आपस में उनके डिस्प्यूट क्या रहेंगे, और इसी कड़ी में हम आगे एंग्लो कार्नेटिक वॉर को देखते हुए कोशिश करेंगे कि जो बैटल ऑफ प्लासी है और बैटल ऑफ बक्सर, उसकी भी कहानी समझी जाए, और अगर वो कहानी नहीं हो पाएगी तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हालांकि दूसरा लेक्चर है ये इस सीरीज का, फ्री नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, लेक्चर फ्री नहीं है। तुमको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर भी करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये सारी चीजें करते रहो, और अगर मुझे अच्छा लगता रहेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगता रहेगा, है ना, हम दोनों को अच्छा लगता रहेगा। खैर, तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो डच देखने वाले हैं, ठीक। और मैंने बोला था कि हम चीजों को कुछ इस तरीके से कवर करेंगे कि तुमको मोटा मोटा आइडिया लगता जाएगा, तुम्हारी थीम्स डेवलप होती जाएंगी, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका तुम्हें सीधा आंसर नहीं आता होगा, तो भी तुम लॉजिक से उन क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाओगे। फिर से लेकिन बात वही है कि लाइक, शेयर और थोड़ा सा ये सारी चीजें कर दो, है ना। वो तुम लोगों ने तो एकदम वही उसूल अपना लिया है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के जाना नहीं अच्छा। थोड़ा हाथ पैर को तकलीफ दो, चलो ठीक है। तो आज टॉपिक हम देखने वाले हैं डच, ठीक। देखो, पहला डचमैन जो हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान में नहीं आया, हम बोलेंगे, देखो ये मैप देखते हैं, जो मैप कल देख रहे थे। इस मैप को देखते हुए समझा था हमने कि भाई सिर्फ इंडिया ही इंपॉर्टेंट नहीं था यूरोपियन कंट्रीज के लिए, इंपॉर्टेंट थी वो सारी जगहें जो ईस्ट में थी। इसमें एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज की इंपॉर्टेंस हमने देखी। उसमें हमने बोला कि भाई चाइना इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेड के लिए। इंडिया तो है ही सोने की चिड़िया। इसके अलावा तुम्हारा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें इंडोनेशिया, मलाया आर्किपेलागो, ये सारी जगहें काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि पहला डचमैन, जिसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, है ना, क्या नाम था, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नाम था उसका। यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक। ये पहला डचमैन है जो निकला कहां की यात्रा के लिए, ये ईस्ट की यात्रा के लिए निकला। कहां से? नीदरलैंड से। देखो, डच हम किसको बोल रहे हैं? डच हम बोल रहे हैं नीदरलैंड के निवासियों को, है ना। पुराना नाम इस जगह का नीदरलैंड है, और नया नाम मॉडर्न डे इस जगह को हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन इंडोनेशिया और बांताम वाले रीजन की तरफ निकला। इंडोनेशिया आपका ये इधर कहीं है, ठीक है, ये है इंडोनेशिया, इधर के लिए निकला, और धीरे धीरे उसने ईस्ट की जगहों से होते हुए वो इंडोनेशिया पहुंचा, और फाइनली 1696 में एक वहां पर फैक्ट्री सेटअप करी उसने, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं पहली डच फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई, वो कब हुई? वो 1605 में हुई। पहली डच फैक्ट्री इंडिया के अंदर कब हुई? 1605 में हुई, ठीक। लेकिन इससे पहले एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि भाई एक कंपनी नीदरलैंड में बनाई गई, जिसका नाम था, ये देखो ये नाम लिखा है, और इसको अगर अंग्रेजी में तुम पढ़ोगे, डच नाम है इसका, और इसका अंग्रेजी नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, ठीक है। देखो, जितनी भी यूरोपियंस भारत आएंगे उन सबकी ज्यादातर कंपनीज का नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अब ये नाम अलग अलग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या फिर द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से नाम रख के ये कंपनी इंडिया आई, और 1602 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, यानी 1602 में ये कंपनी बनी। इसको कंपनी को बनाने के लिए जो डच पार्लियामेंट थी, उन्होंने एक चार्टर इश्यू किया। ये सब क्या बोले जा रहे हैं सर? पार्लियामेंट क्या होता है, चार्टर क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं। देखो, पॉलिटी में तुमने पढ़ा होगा, पार्लियामेंट किसी भी देश की वो बॉडी होती है जो कानून बनाती है, ठीक है, जो नियम बनाती है, कानून बनाती है।
तो इसी तरीके से अगर नीदरलैंड के अंदर एक कंपनी बन रही है तो यह कंपनी किसी कानून के तहत ही तो बनेगी, और वो कानून कौन बनाएगा? डच पार्लियामेंट। ठीक, वो कानून बनाया गया और उस कानून को चार्टर बोला गया। चार्टर क्या है? चार्टर का मतलब होता है एक घोषणा पत्र, है ना, या डिक्लेरेशन, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन। तो इनकी पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज के बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड है, जिसका काम है कि ईस्ट की तरफ भारत में जाकर के व्यापार करना, है ना, और इसका सेटअप 1602 में कर दिया गया। अब इस कंपनी को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी गई। क्या पावर्स दी गई? इनका काम सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित नहीं रखा गया। एक मिनट रुकना। इस कंपनी का काम सिर्फ व्यापार करने तक सीमित नहीं रखा। देखो, उस समय व्यापार सिर्फ व्यापार की तरह नहीं होता था, उस समय व्यापार में युद्ध होते थे। यानी कि ये जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं, ये व्यापारी कंपनियां हैं, ये अपने साथ में कुछ आर्म मैन को भी रखती थी, है ना, सशस्त्र सिपाहियों को भी रखती थी, जिनका काम होता था कि कई बार इनके जहाज पर दूसरे लोग हमला कर सकते थे, डाकू हमला कर सकते थे, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, वो हमला कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा ही कि भाई पुर्तगीज जब इंडिया आए तो उन्होंने कितने युद्ध लड़े पुर्तगाल की गवर्नर्स ने, है ना। तो इस वजह से इस कंपनी को सिर्फ व्यापार करने की परमिशन नहीं दी गई, बल्कि इसको परमिशन दी गई कि ये युद्ध भी लड़ सकती है जरूरत पड़ने पर, है ना, और युद्ध कर लड़ने के अलावा ये ट्रीटी साइन कर सकती है। ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी होती संधि। जब दो राजा युद्ध करने के बाद शांति विराम चाहते हैं या किसी समझौते पर आते हैं तो उसको ट्रीटी बोलते हैं, है ना। तो ये कंपनी ट्रीटी भी साइन कर सकती है, किलेबंदी कर सकती है। भाई बिल्ड फोर्ट्स, फोर्टिफिकेशन क्यों होता है? देखो, यही हमने देखा कि समस्या थी। हमने देखा कि भारत में जब यूरोपियंस ने पांव जमाने शुरू किए तो उसका एक बड़ा कारण क्या था? जो भारत के रूलर्स के साथ उनके डिस्प्यूट हुए, उसका बड़ा कारण क्या था? फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी। भाई तुम यहां आए, तुमने यहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, ठीक, मान लेते हैं कि तुमने बंगाल में अपनी फैक्ट्री सेटअप करी। अब फ्रांस, मान लेते हैं, इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं या डच का एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने बंगाल में फैक्ट्री सेटअप की। अब बंगाल में फ्रेंच भी हैं, बंगाल में इंग्लिश भी हैं और बंगाल में डच भी हैं। तीनों लोग बंगाल में ही ट्रेड करना चाहते हैं। तो इससे तीनों के ट्रेड को फर्क पड़ेगा ना। तीन दुकानदार एक ही जगह एक ही चीज की दुकान खोल लेते हैं, तीन समोसे वाली दुकानें अगल बगल खुल जाएंगी, तो तीनों को एक दूसरे से जलन होगी, कंपटीशन होगा। वही कंपटीशन इनके बीच में होता था और इस कंपटीशन की वजह से कई बार झड़प होने लगती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे, लड़ाइयां होने लगती थी। और इस लड़ाई से बचने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपनीज चाहती थी कि अपनी अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, किले खड़े कर दें और उन किलों पर सिपाहियों को तैनात करें और उन सिपाहियों के हाथ में बंदूकें दे दी जाएं, किलों के ऊपर तोपें तैनात कर दी जाएं। ये लोग चाहते थे जो यूरोपियंस इंडिया आए थे। अब बंगाल पे शासन कौन कर रहा है? कोई भारतीय रूलर कर रहा होगा, है ना। वैसे तो मुगल एम्पायर का शासन था और मुगल एम्पायर के बिहाफ पर एक गवर्नर या फिर एक सूबेदार बंगाल की सत्ता संभालता था। तो क्या वो पसंद करेगा कि हमारी जमीन पर ये लोग हमसे बिना पूछे फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, हथियार रख रहे हैं? कल को ये तीनों मिलकर अगर हमारे ऊपर हमला कर दे, भारतीय राजा पर ही हमला कर दे, तो भारतीय राजा कभी इन चीजों को पसंद नहीं करेंगे, इनकी फोर्टिफिकेशन की इस आदत को पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो हालांकि हमने जैसे कि देखा कि भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फोर्ट बिल्ड करने की भी ताकत थी, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो डच पार्लियामेंट थी, इसने एक सरकार ही बना के भेज दिया कंपनी को, है ना, काफी ताकत दे करके भेज दिया गया, ठीक। तो अब जो डच फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप होना शुरू हुई, ऐसी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम इसको भी बोलते हैं। कई जगह मछलीपट्टनम तुमको लिखा मिलेगा और कई जगह इसको मसूलीपट्टनम लिखा रहता है, ठीक, मछलीपट्टनम, ठीक है। तो 1605 ईस्वी में यहां पर पहली फैक्ट्री सेटअप करी। कहां? मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में। किसने? डच ने। पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री कहां सेटअप हुई थी? तो मैंने बताया भाई अल्मीडा ने सेटअप करी थी। कब? 1500 में सेटअप करी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए कि कब किसने कहां पर फैक्ट्री सेटअप करी। इसके अलावा डेन्स सेटअप करेंगे 1620 में, है ना, 1620 में पहली फैक्ट्री सेटअप करेंगे। कहां? ट्रैंक्यूबार में, ठीक है। कालीकट में अल्मीडा ने 1500 में फैक्ट्री सेटअप करी थी। 1605 में डच ने सेटअप करी थी, ठीक है। 1668 में फ्रेंच सेटअप करेंगे। कहां? सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा 1613 में इंग्लिश सेटअप करेंगे फैक्ट्री। कहां पर? सूरत में। तो सूरत में दोनों लोग फैक्ट्री सेटअप करेंगे। मछलीपट्टनम में सिर्फ ये सेटअप करेंगे, डच सेटअप करेंगे। सूरत में कौन सेटअप करेगा?
और ये पहली फैक्ट्री की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखना है, बहुत घिसा हुआ क्वेश्चन है कि पहली फैक्ट्रीज कहां सेटअप हुई। तो भाई कालीकट में किसने सेटअप करी? 1500 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पुर्तगाल के लिए, ठीक है। 1605 में डच ने सेटअप करी कहां? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1613 में अंग्रेजों ने सेटअप करी कहां? सूरत में, ठीक। 1620 में डेन्स ने सेटअप करी, डेनमार्क के लोगों ने, डेनिश बोलते हैं उनको, ट्रैंक्यूबार में। और फिर इसके अलावा 1668 में सबसे लेट फ्रांसीसी साबित हुए इसमें, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में सेटअप करी। तो सूरत में 2 लोग थे। अच्छा, अब यहां पर कई बच्चे आएंगे कि पहले भी भाई एक पिछले लेक्चर्स में मैंने देखा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर 1613 में तो नहीं हुई थी इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सेटअप। इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सेटअप ना मसूलीपट्टनम में हुई थी, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। 1611 में पहली फैक्ट्री सेटअप हुई थी इंग्लिश की, और कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में, सूरत में नहीं हुई थी, मसूलीपट्टनम में। यानी आप कह रहे हैं कि डच के अलावा 1611 में मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी थी। डच ने सेटअप करी मसूलीपट्टनम ने, अंग्रेजों ने भी सेटअप की। कब? 1611 में। यानी आप मेरी बात वो बच्चा मेरी बात काट रहा था कि 1613 में ऐसा नहीं हुआ। तो बेटा इसका एक सीधा सा जवाब है कि 1611 में जो फैक्ट्री सेटअप करी गई थी वो एक टेम्परेरी आउटपोस्ट था, वो प्रॉपर फैक्ट्री नहीं थी। जो मसूलीपट्टनम में 1611 में सेटअप करी गई वो प्रॉपर फैक्ट्री नहीं थी। प्रॉपर फैक्ट्री, फुल फ्लेज फैक्ट्री 1613 में सेटअप हुई। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में तुमको 2 चीजें दिख रही हैं, ऑप्शन में सूरत भी है, ठीक, और मसूलीपट्टनम भी है, और इंग्लिश फैक्ट्री पूछ रहा है पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां सेटअप हुई है, तो तुम टिक क्या मारोगे? तुम टिक मारोगे सूरत। सूरत ही टिक मारोगे। अगर सूरत है ही नहीं ऑप्शन में तो तुम मसूलीपट्टनम के लिए जा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या, यूपीएससी क्या कहता है? टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे सही आंसर है, ठीक है। इस पे हम डिटेल में देखेंगे, अभी आगे जब चलेंगे तो हम डिटेल में ये सारी बातें समझेंगे, है ना। चलो ठीक। तो अब उसके बाद में डच ने अपनी फैक्ट्री जगह जगह, फिर पुलीकट में सेटअप करी, फिर 1616 में सूरत में, बिमलीपट्टनम में, फिर कराईकल में। ये सारी तुमको याद नहीं रखनी, चिंसवारा में, है ना। ये पूरा सब तुमको लेखा जोखा याद नहीं रखना। हाँ, बस थोड़ा सा पढ़ लो कि कहां कहां थी, पहली याद रख लो, ठीक। और उसके बाद ये तुम जगहों के नाम याद कर लो कि हाँ कराईकल में थी, चिंसवारा में थी, कासिम बाजार में थी, बारानगर में थी, पटना में थी, बालासोर में थी, नागपट्टनम में थी। क्यों? क्योंकि भाई कराईकल में तो फ्रांस की भी फैक्ट्रीज थी, ठीक है। कराईकल में फ्रांस की भी फैक्ट्रीज थी और डच की भी फैक्ट्री थी, ठीक। तो क्वेश्चन यूपीएससी दे देगा कि इनमें से डच की फैक्ट्री कहां नहीं थी, ठीक है। और इनमें से 4-5 चीजें दे देगा, एक चीज गायब कर देगा। तो इसलिए तुमको पहचानना आना चाहिए, रट्टा मत मारना, कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेना है। हाँ, याद तुमको पहली फैक्ट्री सारी होनी चाहिए, ठीक। चलो इतनी बात मैंने बता दी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब स्थिति क्या हुई? डच धीरे धीरे इंडिया में अपनी जो कंसोलिडेशन है, अपनी स्थिति सिक्योर करते रहेंगे, और जैसे जैसे अपनी स्थिति सिक्योर करेंगे तैसे तैसे उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, क्योंकि इंडिया में असली सुपर पावर कौन है? अंग्रेज है, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आई। वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी लगातार लड़ाई होगी। अब एक लड़ाई इनकी होगी कहां? अम्बोइना में। अम्बोइना कहां है? अम्बोइना है ईस्ट इंडोनेशिया में, ठीक है। स्थिति समझते हैं, डच भारत में खत्म कैसे होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। इंडोनेशिया में क्या है? अम्बोइना, ठीक। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि डच सबसे पहले कहां पहुंचे थे? इंडोनेशिया और बांताम वाले रीजन में पहुंचे थे, ठीक है। और ये जो जगह है, इस पूरे रीजन को बोलते हैं मलाया आर्किपेलागो, ठीक है। आर्किपेलागो क्या होता है? ज्योग्राफी अगर तुमने पढ़ी है तो तुमने सुना होगा कि आर्किपेलागो इज द टर्म यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। आइलैंड समझते हो ना? आइलैंड, द्वीपों के एक समूह को आर्किपेलागो बोलते हैं। तो यहां देखो कई छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप क्या है? एक छोटा सा भूमि का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो देखो कई सारे द्वीप हैं, ठीक है। ये देखो ये, तो इस पूरे द्वीपों के समूह को मलाया आर्किपेलागो बोलते हैं। किसके नाम पर? मलेशिया के नाम पर, ठीक है। तो यहां पर डच अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने लगे, मतलब अपनी मजबूत स्थिति वो कहां बनाने लगे? मलाया आर्किपेलागो में। और उसी तरीके से अंग्रेज कहां बनाने लगे? हिंदुस्तान में बनाने लगे, ठीक। तो अब दोनों लोग एक ही जगह टिक पाओगे? दोनों लोग दोनों जगह तो टिक नहीं पाओगे। तो अंग्रेज भारत में स्ट्रांग हुए और मलाया आर्किपेलागो में डच स्ट्रांग हुए, ठीक है। चलो, तो एक घटना होती है। घटना क्या होती है भाई? ये लोग क्या करते हैं, ये डचेस क्या करते हैं, ये भाई 10 इंग्लिशमैन को और कुछ जापानियों को
कुछ जापानियों को अंग्रेजों का शिप डुबो देते हैं। कहां? अंग्रेज भी वहां पर ट्रेडिंग कर रहे थे, कहां पर? अम्बोयना में, इंडोनेशिया में, और डच भी वहां ट्रेडिंग कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। दोनों में कुछ डिस्प्यूट हुआ, डच ने अंग्रेजों का जहाज डुबो दिया और 10 इंग्लिशमैन को मार दिया और कुछ जापानियों को भी मार दिया जो उनके साथ मिलकर के ट्रेड कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के ट्रेड कर रहे थे। इस बात से अंग्रेज बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और इंडिया के अंदर उन्होंने इनके जो स्ट्रांग होल्ड थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया और डचेस पर हमला किया रिटेलिएशन में। और अंग्रेजों के बीच में बहुत तगड़े युद्ध हुए जिनको हम एंग्लो डच राइवलरी के नाम से जानते हैं, और इन वॉर्स को हम एंग्लो डच वॉर के नाम से जानते हैं। सारे वॉर हमको याद रखना जरूरी नहीं है, हाँ हमें इतना पता होना चाहिए कि 1672 और 73 के समय से 1672 और 73 के आसपास क्या होता है, तीसरा और अंतिम एंग्लो डच वॉर होता है। और इसके बाद से जो डच हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं भारत के अंदर डच बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। और दोनों में यह तय होता है, इंग्लिश क्या करते हैं, जब डच की कॉलोनीज को यहां कैप्चर कर लेते हैं तो फिर यह तय होता है कि भाई डच अब अंग्रेजों को यहां पर इंडिया के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नंबर एक बात, डच अंग्रेजों को भारत के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अंग्रेज डच को इंडोनेशिया के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस तरीके से डच भी जो हैं वो भारत से बाहर हो जाते हैं। तो हमने देखा पुर्तगीज कैसे भारत से बाहर होते हैं कि भाई विवाह हो जाता है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से जो अंग्रेजी राजा होते हैं उनका विवाह हो जाता है, और उसके बाद जो पुर्तगाली हैं वो अपनी ब्राजील की कॉलोनी पर ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये यहां से कौन बाहर हो जाते हैं, यहां से डच बाहर हो जाते हैं। ये पुर्तगीज कैसे बाहर होते हैं पिछले लेक्चर में मैंने बात बताई है, पहला लेक्चर है सीरीज का, ये दूसरा लेक्चर है, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि दो एलिमिनेशन, कितने लोग आए थे, पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन्स आए थे, इंग्लिश आए थे। अंत में बचता कौन है भारत पे रूल करने वाला कायदे से? इंग्लिश बचते हैं, बाकी सब एलिमिनेट होते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो पुर्तगीज एलिमिनेट हो गया, ठीक है, डच एलिमिनेट हो गया। अब बचे कौन? फ्रेंच और डेन्स। डेन्स तो खैर बहुत जल्दी ही, मतलब कुछ ही साल में आने के 40, डेन्स के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। डेन्स बस कुछ ही समय में, अपने आने के कुछ ही समय बाद जो फैक्ट्रीज उन्होंने इंडिया में बनाई थी उसमें बहुत फायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वो फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और चले गए, ठीक है। इसके बाद बस एक ही बचते हैं, कौन? फ्रेंच बचते हैं, उनके बारे में हमको ठीक से पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज, जब मैं बोल रहा हूं ये एलिमिनेट हो गए, बाहर हो गए, भारत में कंपटीशन से बाहर हो गए, है ना, व्यापार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से चले ही गए, डच चले गए और जो क्या बोलते हैं पुर्तगीज चले गए, नहीं। अंग्रेजों ने बोला कि अब डिस्टर्ब नहीं करोगे तुम, हम तुम्हारे हिस्सों को तुम्हें दे रहे हैं इंडिया के अंदर भी और वहां भी मलाया आर्किपेलागो में, पर हमारे बीच में अब डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करोगे, जो कि इन्होंने नहीं करी। इसी तरीके से पुर्तगीज भी भारत में रहे, गोवा में तो लंबे समय तक पुर्तगीज रहे। तुमको पता होना चाहिए कि 1961 में गोवा भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे राज्य बाद में भारत का हिस्सा बने, और 1961 में गोवा भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो गोवा में पुर्तगाली शासन चलता था 1961 तक। पुलिस एक्शन के थ्रू एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत गोवा को भारत में 1961 में मिला लिया गया। तो इस तरीके से, और पुर्तगालियों को यहां से जाना पड़ा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले थे जो भारत आए और सबसे आखिरी थे जो भारत से गए, ठीक है। तो एलिमिनेशन जब हम बोल रहे हैं कि बाहर, भारत से बाहर हो गए, तो व्यापार में कंपटीशन से बाहर हो गए, रह रहे थे भारत में, ठीक है। तो यहां पर हमने डच का डिक्लाइन देख लिया। इसके बाद क्या होता है, 1672 के बाद भी डच कुछ कोशिशें करते हैं, छिटपुट कोशिशें करते हैं कि वो भारत में किसी तरीके से कुछ जगहों पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ले, अंग्रेजों को अगर मौका मिले तो किसी तरह से बाहर कर दे, पर कामयाब नहीं होते। और ऐसे ही एक कोशिश कहां होती है, बैटल ऑफ बिदारा या बैटल ऑफ हुगली और या बिदारा की लड़ाई, इसको हम चिंसवारा की लड़ाई भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ चिंसवारा। तीनों नाम आएंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसको चिंसवारा की लड़ाई भी बोलते हैं। यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं, डच को हरा देते हैं। किसके बीच में होती है लड़ाई? असल में ये लड़ाई अंग्रेजों के बीच में इंग्लिश वर्सेस मीर कासिम होती है। मीर कासिम, सर ये अजीब सा फिर आप नाम ले आए बीच में, पता नहीं कहां से ले आते हैं। आराम से सब बताऊंगा। मीर कासिम, बस तुम अभी के लिए इतना याद रखो, ये मैंने तुमको बस पॉइंट कर दिया है कि इंग्लिश और मीर कासिम के बीच में ये लड़ाई होती है। मीर कासिम कौन है?
बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है। बंगाल में रूल कौन कर रहा था? मीर कासिम कर रहा था। तो उसके और इंग्लिश के बीच में 1759 में एक लड़ाई हुई, जिसको हम बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिंसवारा या बैटल ऑफ बिदारा बोलते हैं। इस लड़ाई में डच ने किसका सपोर्ट किया? मीर कासिम का सपोर्ट किया। डच मीर कासिम की तरफ से लड़े, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बैटल ऑफ बिदारा में जो डच है वो इंग्लिश के हाथों हारे। तो सिर्फ डच नहीं हारे, मीर कासिम भी हारा। इन दोनों की कंबाइंड हार भी इंग्लिश के हाथों हारी। और इसके बाद ये एंग्लो डच राइवलरी 1672-73 के युद्ध के बाद ये आखिरी कोशिश थी किसकी भाई? इनकी डच की इंग्लिश को हराने की। और इसके बाद ये कोशिश नहीं हुई। हालांकि ये बैटल ऑफ बिदारा क्या थी, मीर कासिम कौन था, ये सारी बातें हम तब पढ़ेंगे जब हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस तुम्हें इतना ही समझना काफी होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद में डच भारत में कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं और इसके बाद बारी आती है किसकी? फ्रेंच की, ठीक। सर आपने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी बेटा? सर आपने कहा था कि 1498 में आए पुर्तगाली भारत के अंदर। हाँ बेटा, कहा मैंने। आपने कहा कि 1605 में पहली फैक्ट्री डच ने लगाई और 1696 में डच भारत आए। हाँ बेटा, कहा मैंने, ये भी कहा, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद में आपने कह दिया कि भाई अब हम फ्रेंच बढ़ाने वाले हैं। जो फ्रेंच कब आए? 1664 में। आपने एक गड़बड़ कर दी सर। क्या गड़बड़ कर दी? इन दोनों के बीच में, पुर्तगाली और डच के बीच में इंग्लिश आए थे। हाँ बेटा, पुर्तगाली और डच के बीच में इंग्लिश आए थे। हाँ सर, क्योंकि इंग्लिश भारत में आए थे 1500 में। 1500 में नहीं बेटा, इंग्लिश 1500 में नहीं आए थे। 1500 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। वैसे बनी थी सॉरी 1599 में, सॉरी अब तुम कहोगे इंग्लिश इंडिया है 1600 में। 1600 तो बेटा 1600 में ये आए नहीं थे। 1600 में इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था। चार्टर मैंने बताया, घोषणा पत्र, मतलब इनको आदेश मिला था, इनको परमिशन मिली थी ब्रिटेन की सरकार से कि ये भारत में आके व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। पर ऑफिशियली पहला अंग्रेज 1608 में आया, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, वो 1608 में आया। तो दूसरे नंबर पर डच ही आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए और चौथे नंबर पर आए डेन्स, ठीक। तो सर आपने डेन्स भी नहीं पढ़ाया। डेन्स बेटा मैंने पढ़ा तो दिया, डेन्स में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस इतना तुम्हें बताना काफी है कि पहली फैक्ट्री ट्रैंक्यूबार में 1620 में लगाई उन्होंने, ठीक है। बस इतना पढ़ाना काफी है, ठीक। और बहुत ज्यादा है और भी एकदम कुलबुलाहट मच रही है तो दूसरी फैक्ट्री उन्होंने सीरमपुर में लगाई। बस बस काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डेन्स में कुछ जरूरी है नहीं इतना, तो इसलिए डेन्स हम छोड़ दे रहे हैं। और इंग्लिश हम भाई तुमको पुर्तगाली और डच के बाद इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सर फ्रांस से तो पहले ही आया और आप सीधे फ्रांस पढ़ाने लग रहे हैं, इसलिए रुक जाओ। तुम्हें पता चल गया, बस तुम अपनी कॉपी में लिख लेना कि भाई डच के बाद कौन आए? इंग्लिश आए, ठीक। फिर फ्रेंच आए, बस तुम ये कॉपी में लिख लेना। हम फ्रेंच पढ़ा के पहले कवर कर खत्म करते हैं, क्योंकि इंग्लिश सबसे लंबा है, तो इंग्लिश हम अंत में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो 1664 में क्या घटना होती है कि भाई एक मिनिस्टर है, या चलो ठीक है मैं तुमको छोड़ दो, मैं तुमको इंग्लिश ही बता देता हूं। इसके बाद सीधे इंग्लिश बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश तीसरे नंबर पर आने वाले थे भारत में, तो इंग्लिश के बारे में ही बताता हूं। देखो स्थिति क्या थी 1499 में, सॉरी 1599 में, 1599 में इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी बनती है, ठीक है। एक कंपनी बनती है, कंपनी का नाम मर्चेंट एडवेंचरर ऑफ इंग्लैंड के नाम से एक कंपनी बनती है। कब? 1599 में, ठीक है। और इस कंपनी का काम क्या था कि भाई भारत में जो व्यापार था, नए सी रूट खोज ही लिए गए थे उसके लगभग 100 साल बाद, तो इनको खबर मिल गई थी कि भारत में व्यापार के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं और बेसिकली हम ट्रेड करेंगे भारत के साथ, काली मिर्च और चाय वगैरह में ट्रेड करेंगे, ये सोच करके इन्होंने कंपनी बनाई। अंग्रेजों के कुछ व्यापारियों ने कंपनी बनाई जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर ऑफ इंग्लैंड। कब? 1599 में। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1600 में, द ईयर ऑफ 1600, दिस कंपनी have got a charter from the Queen Elizabeth of England। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इनको एक चार्टर मिल गया। चार्टर मतलब क्या? घोषणा पत्र। फिर से किस बात का घोषणा पत्र? उस घोषणा पत्र में क्या घोषणा करी गई थी? उस घोषणा पत्र में लिखा था कि ये जो मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी है, या फिर इसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको
इसको हम क्या दे रहे हैं? मोनोपोली दे रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों, मैं हर शब्द का मीनिंग हिंदी में बता रहा हूं। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एक अधिकार, एक अधिकार। ठीक, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनोपोली मतलब एक अधिकार। एक अधिकार किस बात का कंपनी को दिया जा रहा है? इस बात का एक अधिकार दिया जा रहा है कि भारत के अंदर, या फिर यह कहें कि इंग्लैंड के ईस्ट में जितनी भी जगहें हैं वहां पर इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार करेगी और उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इंग्लैंड से ईस्ट में जितने भी जगहें हैं वहां पर इंग्लैंड की एक ही कंपनी व्यापार करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कल को इंग्लैंड में अगर और कोई व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि हमें भी इंग्लैंड में, भारत में व्यापार करना है, तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं मोनोपोली, यानी एक अधिकार। भारत से ट्रेड में एक अधिकार मिला, लेकिन यह अधिकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था ना। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिर्फ ब्रिटेन की कंपनी को रोक सकती थी भारत में व्यापार करने को, फ्रांस की कंपनी को तो रोक नहीं सकती थी, है ना, पुर्तगाल की कंपनी को तो रोक नहीं सकती थी, डच की कंपनी को तो वो लोग तो भारत में व्यापार करते ही रहेंगे। और जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी व्यापार करने, तो उसको अपने देश की कंपनी से कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन इन कंपनी से कंपटीशन जरूर मिलेगा। तो अब सवाल यह कि मोनोपोली क्यों दे दी क्वीन एलिजाबेथ ने, एक अधिकार क्यों दे दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर से ट्रेड में? इसका रीजन यह है कि भाई क्वीन एलिजाबेथ के इस कंपनी के अंदर कुछ शेयर थे, कुछ हिस्सेदारी थी, यानी यह कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उससे क्वीन एलिजाबेथ को भी फायदा होगा, यानी कि ब्रिटेन की सरकार को भी फायदा होगा। इस वजह से इस कंपनी को भारत में व्यापार के लिए मोनोपोली दी गई। ठीक, ठीक है। और अगर कोई कंपनी इंग्लैंड से आएगी तो फिर वो व्यापार में क्या करेगा? कंपटीशन देगी वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इतना फायदा इस कंपनी को होगा नहीं, इसलिए इसको मोनोपोली दी गई। कब ऐसा हुआ? 1600 में हो गया। ठीक, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिशें करेगी कि भारत में व्यापार करना शुरू करे, पर इस कोशिश में ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में पहले से ही जड़े जमाए बैठे थे। कौन? पुर्तगाली और डच। फाइनली 1608 में एक घटना होगी, 1608 में एक घटना होगी। कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक, अपना शिप जिसका नाम था हेक्टर, ठीक है, हेक्टर नाम का शिप लेकर के कहां पहुंचेगा? मुगल कोर्ट में पहुंचेगा, है ना, मुगल दरबार में पहुंचेगा। और उस समय भारत में किसका राज चलेगा? जहांगीर का शासनकाल होगा। ठीक है, जहांगीर का, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में, और 1605 में सत्ता नवीश हुआ था कौन? जहांगीर। तो जहांगीर भारत में राज कर रहा था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के पास पहुंचता है। अब जहांगीर जो था ना, ये सब मुगल क्या थे, इनकी जो मातृभाषा थी ये टर्किश थी। क्यों? क्योंकि ये माता की तरफ से तैमूर के वंशज थे, है ना, और पिता की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। तो तैमूर क्या था? एक तुर्क था। तो इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, वो कौन सी थी? एक मिनट रुकना। हाँ, तो इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो तुर्की थी, टर्किश थी। और भाई विलियम हॉकिंस एक बहुत गजब का डिप्लोमेट था, कई सारी भाषाएं जानता था, और उस भाषा में एक भाषा कौन सी थी? टर्की। तो जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो इसने किसी इंटरप्रेटर की मदद नहीं ली, इसने किसी दुभाषीय या फिर गाइड की मदद नहीं ली, इसने खुद तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करी और जहांगीर को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। और इस वजह से जहांगीर ने इसको कैप्टन विलियम हॉकिंस को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए भारत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि करते हुए भारत आया था, इसको कई सारी रियायतें दी व्यापार में, कई सारी ट्रेडिंग कंसेशन दिए। जैसे कि तुम चाहो तो मसूलीपट्टनम नाम की जगह में ट्रेड कर सकते हो, तुम चाहो तो ईस्ट कोस्ट की कुछ जगहों पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक, तो ये परमिशंस किसको मिलती हैं?
कैप्टन विलियम हॉकिंस को मिलती हैं। हालांकि ये और ज्यादा परमिशन चाहता था कि भाई इसको कुछ और रियायतें मिले, ड्यूटी फ्री ट्रेड मिले, है ना, कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर तुम मेरे घर में एक दुकान खोलोगे तो मैं तुमसे किराया लूंगा उस दुकान का। इसी तरीके से भारत में जब ये लोग ट्रेड करते थे तो जो लोकल रूलर्स थे वो इनसे कुछ लोकल टोल टैक्स या फिर ड्यूटीज ये सारी फीस लेते थे, सीमा शुल्क ये सारी तरीके की फीस लेते थे। तो जहांगीर ने कहा से ये ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग परमिशन भी चाहता था और परमिशन चाहता था कि इसको और फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिले, पर वो सब नहीं हो पाया। हालांकि मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई और 1611 के आसपास मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर अंग्रेजों ने अपना ट्रेड शुरू कर दिया। ठीक है, ट्रेड शुरू कर दिया। और इसीलिए बेटा, इसीलिए कई लोगों को लगता है और कई किताबों में भी गलत छपा हुआ है, उनको लगता है कि पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगी। नहीं, फैक्ट्री नहीं, यहां पर बस छोटे मोटे सेटलमेंट्स बनाए गए, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाई गई जहां पर गोदाउन था और ये लोग ट्रेडिंग करते थे, लेकिन प्रॉपर फैक्ट्री नहीं बनाई गई क्योंकि जहांगीर ने तो अभी फैक्ट्री लगाने की परमिशन ही नहीं दी थी ना। जहांगीर ने तो अभी सिर्फ ट्रेडिंग की परमिशन दी थी, तो कहां से 1611 में फैक्ट्री लग जाएगी। तो जितनी किताबों में 1611 लिखा है गलत लिखा है। कई बार कई एग्जाम में ये आंसर मान लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 1613 सूरत दोनों हो ना और 1611 मसूलीपट्टनम भी हो और सूरत भी हो, तो सूरत को टिक मारोगे, मसूलीपट्टनम को नहीं मारोगे। फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर सूरत ना हो और सिर्फ मसूलीपट्टनम हो तब मसूलीपट्टनम को टिक मारना। ठीक है। तो फाइनली 1611 में जहांगीर चला जाता है। ठीक है, हॉकिंस चला जाता है। हॉकिंस को क्यों जाना पड़ता है बताता हूं क्यों जाना पड़ता है। देखो, अब इस बात को यहीं रोक दो, यहीं स्टॉप। और अब मैं कुछ और बातें तुमको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर पुर्तगाली हैं, ठीक है। मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने भारत पर रूल किया, फिर वापस चले गए, ये हुआ वो हुआ, है ना, लहसुन हुआ, फ्लोरा फोना, जो भी सर कहते हैं ना, मयंक सर तो खैर जो भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद पुर्तगालियों को लगा कि भाई भारत में हम क्या कर सकते हैं, ईसाइयत को भी फैला सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड कर सकते हैं। किसको? क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड कर सकते हैं। किसको लगा? ये पोर्तुगीज को लगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा पुर्तगालियों के भारत में अनसक्सेसफुल होने का कारण क्या था और अंग्रेजों के सक्सेसफुल होने का कारण क्या था? अंग्रेजों के सक्सेसफुल होने का कारण यह था कि भाई इन्होंने किसी चीज पे ध्यान, इनको कोई मतलब नहीं था कि हमको धर्म का प्रचार प्रसार करना है। बाद में हालांकि उन्होंने अपने मिशनरीज जरूर भेजे इंडिया के अंदर, है ना, ईसाई प्रचारकों को भेजा धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन शुरुआत में ये एकदम फोकस थे कि हमको सिर्फ व्यापार करना है, सिर्फ पैसा कमाना है, हमको कोई रूल नहीं करना, कोई अपनी टेरिटरी नहीं बनानी, कोई इंपायर खड़ा नहीं करना, कोई साम्राज्य नहीं बनाना, सिर्फ व्यापार करना। और इसी वजह से अंग्रेजों के पास पैसा बहुत रहा, सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट का सोचा। और इसीलिए जब भी इनके साथ युद्ध लड़े गए तो उस युद्ध में अंग्रेज जीते, क्योंकि युद्ध के लिए चाहिए आपको पैसा। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। और ये पुर्तगाली धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। ठीक, तो इस समय एक घटना हुई। मैंने बोला कि 1498 में भाई वास्को डी गामा इंडिया आया था, यानी बाबर के आने से भी पहले, बाबर के आने से भी पहले, यानी कि, और 1526 में बाबर, ठीक, 1556 में अकबर राजा बनता है। ठीक है, मात्र 13 वर्ष की उम्र के साथ। यानी जब अकबर राजा बना, जब इंडिया में मिडीवल टाइम चल रहा था, तो पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। और जब अकबर राजा बना तो अकबर मात्र 13 वर्ष का था। हालांकि अकबर के बारे में एक बात फेमस है कि वो बहुत पढ़ा लिखा रूलर नहीं था, लेकिन वो काफी सेक्युलर था। अब सत्यता कितनी है वो तो ईश्वर जाने, क्योंकि ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं जब अकबर ने काफी ब्रूटैलिटी दिखाई है दूसरे धर्म के मानने वालों पर। हाँ, पर एक सत्यता ये भी है कि भाई इसने एक धर्म की शुरुआत करी थी और काफी डिस्कशन करता था। ये अलग अलग धर्मों की जो आइडियाज थे उन पर डिस्कशन करता था और बहुत ज्यादा इस डिस्कशन को प्रमोट करता था। ठीक है, दीवाने खास में डिस्कशंस होते थे, है ना। तो ऐसा ही इसने क्या किया, 1582 में एक धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, 1582 में इसने एक धर्म, मिडीवल हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो इसने एक धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन ए इलाही, यानी खुदा का दीन, ईश्वर का धर्म, है ना। इलाही मतलब होता है खुदा और दीन मतलब होता है धर्म। और इसमें उसने सारे धर्मों की, हर धर्म की जो पॉजिटिव टीचिंग्स थी उनको शामिल किया, यानी कई सारे धर्मों से उनकी अच्छी अच्छी बातें निकाल करके एक नया धर्म शुरू किया, दीन ए इलाही। ठीक है,
ये कब किया? 1582 में। तो इस धर्म को शुरू करने से पहले अकबर ने बहुत लोगों के साथ डिस्कशन किया, अलग अलग धर्म के लोगों के साथ, ठीक है। तो 1582 में ये धर्म शुरू किया। इसीलिए अकबर ने 1579 में यानी 1579 में, मैंने बताया कि भाई 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा कैप्चर कर लिया था और गोवा में ही पुर्तगालियों ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, अपने सेटलमेंट्स बनाए, है ना। मैंने तुमको यह भी बताया कि भाई अंत तक पुर्तगाली गोवा में रहे और आज भी तुम देखोगे तो वहां पर जो सरनेम होते हैं डिकोस्टा, गोवा के लोगों के, तो पुर्तगालियों के वंशज तुमको वहां मिल जाएंगे, डिकोस्टा, डिसूजा, इस टाइप के लोग वहां पर तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1579 गोवा में चर्च बनाया पुर्तगालियों ने सबसे पहले और 1579 में अकबर ने इस चर्च को एक लेटर लिखा और इससे कहा कि हमको कुछ लर्न्ड प्रीस्ट चाहिए, यानी कुछ बहुत ही जानकार बुद्धिमान पादरी चाहिए, है ना, जिनसे हम डिस्कशन कर सकें आपके धर्म के बारे में, है ना, जिनसे हम समझ सकें कि असल में क्रिश्चियनिटी धर्म क्या है। तो इससे ये पुर्तगाली इतने खुश हो गए ना, इनको लगा कि वाह, मुगल सुल्तान हिंदुस्तान को कन्वर्ट करने का ये कितना अच्छा मौका है ना। तो उन्होंने क्या किया, 2 लर्न्ड जेसुआइट मिशनरीज को भेजा, शॉर्ट में बोले तो 2 पादरियों को भारत में भेजा, ठीक है। 2 पादरियों को 1580 में भारत भेजा, ठीक है। 2 पादरियों को 1580 में भारत भेजा, ठीक है। एक का नाम था एंटोनियो मॉन्सरेट और दूसरे का नाम था फर्नांडो एक्वाविवा, ठीक है। एंटोनियो मॉन्सरेट और एक्वाविवा, ठीक है, मॉन्सरेट और एक्वाविवा। इन लोगों ने बहुत कोशिश की अकबर को समझाने की और पूरे राज परिवार को कन्वर्ट करने की, पर अकबर ने तो बस खाली इनको वाद विवाद के लिए, डिस्कशन के लिए इनवाइट किया था ना, और अकबर ने उतना ही किया और उसके बाद इनको विदा कर दिया 1582 में। और इसी के साथ विदा कर दिया पुर्तगालियों की इच्छा को कि भारतीय राजा को या भारत के जो बादशाह हैं उनको ये कन्वर्ट करा पाएंगे कभी भी, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ, 1590 में अकबर ने एक बार फिर से कुछ ग्रुप्स को बुलाया पादरियों के, पर इनको भी लगा, फिर इनको लगा आई ला कन्वर्जन, पर फिर से कन्वर्जन नहीं हुआ और 1592 में ये लोग भी वापस चले गए, ठीक है। इसी तरीके से 1596 यानी कि 1596 में तीसरा मिशन आया, है ना, 1596 में, ठीक। ठीक है, इसमें जेरोम जेवियर और अल्बर्ट पिनहेरियो, ठीक है, पिनहेरियो, ये 2 पादरी थे और ये अकबर को कन्वर्ट कराने की कोशिश करते रहे। हालांकि अकबर कन्वर्ट नहीं हुआ, ये 2 पादरी अकबर के ही दरबार में रह गए, ठीक। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, पर जब अकबर की मृत्यु हुई तब भी ये दोनों पादरी अकबर के दरबार में रह रहे थे, ठीक है। 1605 में जहांगीर राजा बना, तब भी अकबर के दरबार में रह रहे थे, ठीक है। और 1608 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में आने की कोशिश करता है, और अब ये भारत अकबर के दरबार में इसलिए भी रह रहे थे क्योंकि डच, हमने बताया ना 1605 में डच ने पहली फैक्ट्री लगा दी थी, कहां, जहांगीर के आते ही 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा दी थी। तो डच के आने से ये घबरा रहे थे पुर्तगाली, तो इन्होंने इन पादरियों से कहा कि भाई वहीं रहो, जहांगीर को वश में रखो अपने, जहांगीर ज्यादा कंसेशन ना दे दे कहीं डच को, है ना। फिर उसके बाद में हॉकिंस आया 1608 में जब हॉकिंस आया, विलियम हॉकिंस, तो भी भाई यही बात, पिनहेरियो ने और तुम्हारा जेवियर ने इतना समझाया जहांगीर को कि भाई हॉकिंस को अपने दरबार में जगह ना दे, हॉकिंस को कंसेशन ना दे। उसके बाद भी जहांगीर हॉकिंस से इतना इंप्रेस हुआ कि भाई उसको मसूलीपट्टनम से व्यापार करने की परमिशन दे दी। लेकिन इसके बाद भी जेवियर और पिनहेरियो जहांगीर की जान खाए रहे कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको यहाँ से निकालो, तुम्हारी तो हमसे दोस्ती है, तो ऐसे ही है, वैसे ही है, अंग्रेज हैं, बेईमान है, खुद कम लुटेरे थे नहीं पुर्तगाली। खैर इन्हीं सब वजहों से 1611 में अब वापस आते हैं। तो ये घटना मैंने तुमको पूरी बता दी। अब वापस आते हैं यहां पर, कहां, इंग्लिश पर। तो फिर हम देखते हैं कि 1611 में फाइनली हॉकिंस को वापस जाना पड़ा, ठीक, इंग्लैंड। लेकिन वापस जाने से पहले इसने अंग्रेजों को ट्रेडिंग करने का अधिकार दिला दिया था, कहां, मसूलीपट्टनम के अंदर। फैक्ट्री नहीं लगी थी, ध्यान रखना, ट्रेडिंग करने के अधिकार सिर्फ मिले थे। तो वहां छोटे मोटे सेटलमेंट स्थापित कर दिए थे, प्रॉपर फैक्ट्री नहीं लगी थी, ठीक।
1613 में एक और घटना होती। अब इससे क्या हुआ, इससे भाई जहांगीर ने भाई हॉकिंस को जाने को तो कह दिया, पर मुगल्स के और इंग्लिश के रिश्ते इतने खराब हुए नहीं। 1600 लेकिन पुर्तगालियों के और अंग्रेजों के रिश्ते बहुत खराब हो गए। पुर्तगाली एकदम चिढ़ गए अंग्रेजों से कि ये क्या बात है कि आकर के तुम ट्रेडिंग कंसेशन मांग रहे हो। हम क्यों? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हम पहले से व्यापार कर रहे हैं, तुम हमारे कॉम्पिटिटर बनोगे, हमारे ट्रेड में नुकसान कराओगे। ठीक है, तो अब पुर्तगालियों ने कमर कस ली कि इसके बाद अगर कोई भी अंग्रेज यहां पर आएगा भारत के अंदर, ठीक है, कोई भी अंग्रेज भारत के अंदर आएगा तो हम भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें व्यापार बढ़ाना है, सबसे ज्यादा सेल दो, पेल दो, समझ रहे हो? कोई भी अंग्रेज अगर भारत आएगा तो उसको किनारे लगा देंगे। तो यही हुआ 1612 में एक और अंग्रेज जिसका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक है, तो अपना शिप लेकर के, शिप का नाम था ड्रैगन, और एक छोटी सी बोट थी उसके पास, एक छोटा शिप भी था जिसका नाम था ओसिएंडर। ठीक है, ओसिएंडर ये लेकर के भारत आ रहा था, लेकिन इस पर पुर्तगालियों ने हमला कर दिया वेस्टर्न कोस्ट पे, मुंबई के आसपास वाले रीजन में, गोवा के आसपास वाले रीजन में। भाई बेस्ट ने इनको कचर के मारा, सारे पुर्तगालियों को, मतलब बेस्ट ने कहा कि हम सबसे ज्यादा सेल देंगे, पेल देंगे, समझ रहे हो? तो भाई अब जहांगीर को तो बड़ा मजा आ गया, कहा अल्लाह ये आदमी तो मतलब अलग ही निकला भाई, है ना। तो जहांगीर, पिछली बार जहांगीर को इंप्रेस होने में मजा आता था, तो पहले हॉकिंस से इंप्रेस हुए, ठीक है, मतलब आदमियों से इंप्रेस हो जा रहा है, मतलब समझ रहे हो? तो पहले हॉकिंस से इंप्रेस हुआ, फिर उसके बाद में बेस्ट से इंप्रेस होगा कि ये बात तुम्हारी भुजाओं में बहुत शक्ति है। तो खैर बेस्ट को फिर इसने कुछ ट्रेडिंग कंसेशन दिया और भरूच अरूच के आसपास के रीजन में उसको ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। ठीक है, इसके बाद में फिर भी अंग्रेजों को और ज्यादा कंसेशन चाहिए थे, तो भाई 1615 में एक और अंग्रेज भेजा गया, जेम्स वन ने। ठीक है, तो हॉकिंस ने और भाई बेस्ट ने बताया कि यार हम वापस इंग्लैंड जाके बताया कि हाँ हमको ट्रेडिंग की परमिशन तो मिल गई है, व्यापार की परमिशन तो मिल गई है, पर वो परमिशन पर्याप्त नहीं, हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो उस समय अंग्रेजों के राजा थे जेम्स वन, और जेम्स वन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, और उस ट्रम्प कार्ड का नाम है कैप्टन थॉमस रो। थॉमस रो जाएगा, और वो गजब का डिप्लोमेट, मतलब एकदम बातों में एकदम चक्की चलाने वाला आदमी, और उसने जहांगीर को अपनी बलच्छेदार बातों में ऐसे फंसाया, खूब सारे गिफ्ट लेकर के आया, बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आया। 1615 में भारत आया और जहांगीर को अपनी लच्छेदार बातों में ऐसे फंसाया कि जहांगीर ने उसको भाई ट्रेडिंग राइट्स दे दिए, कई सारी जगहों पर, सूरत में दे दिए। सूरत में तो हालांकि थॉमस बेस्ट जब आया था ना, इसके पहले 1613 में, है ना, 1612 में थॉमस बेस्ट से इतना खुश हो गया था जहांगीर कि भाई थॉमस बेस्ट से कहा उसने कि भाई सूरत में फैक्ट्री लगा लो, और इसी वजह से 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? सूरत के अंदर। ठीक है, ठीक, तो अब समझ में आया कि क्यों मसूलीपट्टनम में जो अंग्रेजों के सेटलमेंट्स बने थे उनको अंग्रेजों की प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री नहीं माना जा सकता, और क्यों 1613 में सूरत में बनी फैक्ट्री को अंग्रेजों की प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री माना जा सकता है। ये बातें मैंने तुमको समझा दी। ठीक है, और फिर इसके बाद में थॉमस बेस्ट जब भारत आया तो उसने भी जहांगीर से काफी ट्रेडिंग कंसेशंस मांगे। तो अब बात सिर्फ फैक्ट्री लगाने की परमिशंस की नहीं थी, अब अंग्रेजों को क्या चाहिए थे? ट्रेडिंग कंसेशंस। ट्रेडिंग कंसेशंस क्या होते हैं? ड्यूटी फ्री ट्रेड, कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे, तुम्हारे यहां व्यापार तो करेंगे पर कोई ड्यूटी नहीं पे करेंगे। ठीक है, और हमको व्यापार करने दो। कोई क्यों राजा ये ट्रेडिंग परमिशन देगा? बिल्कुल देगा, जहांगीर ने दी। क्यों दी? क्योंकि ये बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेके आया था थॉमस रो, और जहांगीर के पास जब आया तो जहांगीर ने देखा कि अरे जेम्स वन जो इंग्लैंड के राजा है उन्होंने थॉमस रो के थ्रू इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे हैं। तो जहांगीर ने एक लेटर लिखा जेम्स वन को, और उसने कहा कि सर आपको हम एक से एक ट्रेडिंग कंसेशंस देंगे, व्यापार में एक से एक रियायतें देंगे, कोई ड्यूटी नहीं देनी है आपको, बस ये जो गिफ्ट्स है ना, ये आपका जो रॉयल एकदम पैट्रोनेज है ना, ये हमको ऐसे ही मिलना चाहिए, जो आपका शाही उपहार है या ऐसे ही मिलने चाहिए सर। उसने बोला ठीक है। और जबकि जहांगीर कोई, तुम ये मत समझो कि कोई टुच्चा पुच्चा आदमी था, जहांगीर था भाई, मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर बंगाल, हैदराबाद जैसे प्रोविंसेस उसके अंडर आते थे, और बंगाल और हैदराबाद जो दुनिया के सबसे अमीर प्रोविंस थे, वहां पर डायरेक्ट रूल नहीं करता था, वहां पर अपने गवर्नर बैठा रखे थे, अपने सूबेदार बैठा रखे थे, वो चलाते थे और वो जहांगीर को रिपोर्ट करते थे। और जब 1608 में
हॉकिंस मुगल कोर्ट में आया ना, तो एक अंग्रेज राइटर है जिसका नाम है लैरी कॉलिंस, उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात को आजादी। उस किताब में मैं एज इट इज कॉलिंस के शब्द कोट करने जा रहा हूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, तो जहांगीर ने उसका वो भव्य स्वागत किया, 1609 में उसको इतना गजब रिसेप्शन दिया कि अगर उस रिसेप्शन को ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी साझेदार देख लेते तो वो जल के मर जाते। और जहांगीर के वैभव, ग्लैमर और धन संपदा के सामने जो ब्रिटेन की महारानी थी वो एक मामूली सूबेदारनी से अधिक नहीं ठहरती थी। समझ रहे हो? और ऐसे 75 सूबेदार रखता था जहांगीर। तो ये लिख रहा है एक अंग्रेज राइटर, पर वही है कि भाई इंपोर्टेड सामान की लत लग जाती है ना आदमी को, उसको लगा कि अरे इंग्लैंड से बाहर से सामान आ बढ़िया ही होगा, है ना। तो खैर, तो इतना रिच प्रोविंस तो किसी की भी नजर होगी ना। तो खैर इंग्लिश भारत आ चुके थे और जगह जगह आप उनको ट्रेडिंग की परमिशन मिल चुकी थी। थॉमस वेस्ट की विक्ट्री पुर्तगाल के ऊपर 1613 में, पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर, थॉमस रो की परमिशन जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री सेटअप करने की, ये सारी चीजें, ठीक है। अब तो इसके साथ हम देख रहे हैं कि अब क्या क्या जगहें आ गई थी ब्रिटेन के कंट्रोल में। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बन ही गई थी। तो अब स्थिति देखते हैं। देखो, अगर ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है, तो यहां कहीं आगरा है, ठीक है, यहां कहीं अहमदाबाद है, ठीक है, भरूच भी इधर ही किधर है, और मसूलीपट्टनम यहां कहीं है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इन जगहों पर अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने के राइट मिल गए। तो ये साउथ इंडिया है, ठीक, और ये क्या है, ये नॉर्थ इंडिया है। तो यहां कहीं सूरत भी है, ठीक है, सूरत गुजरात में ही है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो अंग्रेजों की जो पोजीशन थी वो कहां मजबूत हो गई थी, सूरत में, ठीक है, यहां पर। तो सूरत को नॉर्थ इंडिया में अपनी पोजीशन के लिए हेडक्वार्टर बनाया, और साउथ इंडिया में अपना मुख्यालय अंग्रेजों ने कहां बनाया, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो साउथ इंडिया में अंग्रेज कहां पर ज्यादा ताकतवर थे, मसूलीपट्टनम में, इसीलिए वहां पर उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। और नॉर्थ इंडिया में ये कहां ताकतवर थे, सूरत में, इसलिए वहां पर अपना मुख्यालय बनाया। लेकिन मुख्यालय सूरत से शिफ्ट होने वाला था, और कहां जाने वाला था अंग्रेजों का मुख्यालय, बॉम्बे के अंदर, ठीक है, बॉम्बे के अंदर जाने वाला था। क्यों जाने वाला था, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है क्यों जाने वाला था। अब तुम ही लोग मुझे बताओ क्यों जाने वाला था। साल 1661 क्या हुआ था, 1661-62 में क्या हुआ था, कंपनी को चार्ल्स टू ने किराए पर दे दिया। कैसे समझते हैं, बॉम्बे जो जेम्स वन गवर्नर थे पुर्तगाल, सॉरी मैं कह रहा हूं क्या बोला जा रहा हूं, जो किंग थे इंग्लैंड के, ठीक है, चार्ल्स टू, ठीक है, चार्ल्स टू, अंग्रेजी किंग चार्ल्स टू, उन्होंने विवाह कर लिया था पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी ब्रिगेंजा की, जिनका नाम कैथरीन था, और दहेज में पुर्तगालियों ने उनको बॉम्बे दे दिया था। किसको, चार्ल्स टू को। अब चार्ल्स टू बॉम्बे को अपने पास रख के क्या करते, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड पर किराए पर दे दिया कि भाई इस पे ट्रेड करो, 10 पाउंड हमको किराया दो, बस कोई मतलब नहीं है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपना ट्रेड शुरू कर दिया। और इसके बाद से कंपनी की सीट नॉर्थ में, या फिर हम यूं कहें कि वेस्ट इंडिया में, या हम यूं कहें कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मुंबई से हटके कहां पर आ गई, सूरत से हटके कहां आ गई, सूरत से हटके बॉम्बे आ गई। यानी अब बॉम्बे हेडक्वार्टर बना। और बॉम्बे के चारों तरफ जब अंग्रेजों ने किलेबंदी कर दी, मैंने बताया कि भाई ये किलेबंदी क्यों करते थे अपनी फैक्ट्रीज के चारों तरफ, ताकि उस पर कोई बाहरी अटैक से बचाया जा सके, उस पर सिपाही तैनात कर देना, तोपे तैनात कर देना, है ना। तो ये सब क्यों करते थे, ताकि किसी बाहरी अटैक से बचा जा सके। तो ये सारे काम अंग्रेजों ने यहां पर किए, किलेबंदी करी, और फिर क्या हुआ, इस जगह को, फिर इस किले को क्या बोला जाने लगा, बॉम्बे कैसल। कैसल का मतलब महल होता है, ठीक है। इस जगह को बॉम्बे कैसल बोला जाने लगा, ठीक। तो हर जगह पर जहां पर अंग्रेज किलेबंदी कर देंगे तो उस किले के कुछ नाम पड़ जाएंगे। तो अब इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों की पकड़ मसूलीपट्टनम पर आ चुकी थी, बॉम्बे पे आ चुकी थी। 2 जगहें और है, मद्रास और कडलोर, और फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल। वहां पर अंग्रेज कैसे पहुंचेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो इसके बाद घटना क्या होती है,
चंद्रागिरी का रूलर, जिसके साउथ में चंद्रागिरी का रूलर जिसके कब्जे में मद्रास आता था, ठीक है। तो मद्रास में अंग्रेजों ने, चंद्रागिरी के रूलर ने अंग्रेजों को परमिशन दे दी कि भाई यहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक। ये कहां पर है बताता हूं, ये यहां कहीं था, ठीक है, मद्रास। तो चंद्रागिरी के रूलर ने परमिशन दे दी कि आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो और इसके बाद अंग्रेजों ने मद्रास में किलेबंदी कर दी, फोर्टिफिकेशन कर दिया। तो अब साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या हो गई अंग्रेजों के लिए? मद्रास में हो गई, ठीक है। मद्रास सबसे इंपॉर्टेंट जगह हो गई, ना कि मसूलीपट्टनम, ठीक है। मद्रास with the Fort St. George replaced Masulipatam as the English headquarter on the East Coast when the former was given by Chandragiri chief to English in 1639। तो 1639 में अंग्रेजों ने यहां पर फोर्टिफिकेशन कर दिया और इस फोर्टिफिकेशन को किस नाम से जाना गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसी की तरीके से कडलौर जो कि वो भी तमिलनाडु में, वहां पर भी अंग्रेजों ने किलेबंदी करी, फोर्टिफिकेशन किया और उस जगह को सेंट डेविड के नाम से जाना गया, ठीक। तो अब 3 इंपॉर्टेंट जगह हो गई अंग्रेजों के लिए, ठीक। सूरत से वो जगह बॉम्बे चली गई थी, तो बॉम्बे कैसल, साउथ में सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास और सेंट डेविड यानी कडलौर, ठीक है, कडलौर। ये बातें बस ऐसे ही याद रखो क्योंकि आगे ये बातें बहुत तगड़े तरीके से लिंक होगी जब तुम कार्नेटिक वॉर पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अंग्रेजों के बारे में समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या घटना हुई इसके बाद में? अब देखो, अब अंग्रेजों के कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जगहें आ चुकी थी भाई। ये अगर इंडिया का मैप है तो इसमें अगर हम समझें तो भाई यहां पर गुजरात वाला रीजन है जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। यहां पर बंबई है, वो कंट्रोल में आ चुका था। यहां पर कहीं आगरा था, वो भी कंट्रोल में आ चुका था, है ना। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया पर मैप में, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, यहां पर अंग्रेजों का कंट्रोल आ गया था और यहां पर मद्रास यानी सेंट डेविड और कडलौर यानी सेंट जॉर्ज और यहां कहीं मसूलीपट्टनम भी, ठीक है, यहां कहीं मसूलीपट्टनम भी, ये चीजें कंट्रोल में आ गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जगह जिस पर पूरी दुनिया की जो भी कॉलोनियल पावर्स थी, यूरोप की जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी, उनकी नजर थी और वो जगह यहां कहीं थी। बंगाल था भारत की सोने की चिड़िया में भी एक चिड़िया, है ना, जो दुनिया के सबसे अमीर प्रोविंसेस में से एक था, सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। अंग्रेजों की नजर अब कहां थी? बंगाल पर थी। अब उनको चाहिए था बंगाल, और बंगाल कैसे आएगा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमको यह समझना पड़ेगा कि जो मुगल एम्पायर था वो भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन करता था, ठीक है। जैसे मुगल एम्पायर जो है वो पूरे भारत के बहुत बड़े हिस्से में, जैसे ये भारत है तो बहुत बड़े हिस्से में मुगल एम्पायर रूल करता था। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा एम्पायर है, ठीक है, ये इतना बड़ा एम्पायर है, तो राजा यहां पर है, सेंटर में, कैपिटल में बैठा, तो यहां से पूरे राज्य को थोड़े कंट्रोल कर लेगा। तो वो क्या करेगा? राज्य को छोटे छोटे सूबों में डिवाइड कर देगा, ठीक है, और इन यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। और इन सूबों में जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, है ना, एक आदमी को नियुक्त कर देगा जिसको क्या बोलेंगे? सूबादार बोलेंगे, ठीक है, सूबादार बोलेंगे, ठीक। तो हर सूबे में सूबादार नियुक्त कर देगा, यानी कि, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गवर्नर, ठीक है। कुछ हिस्सों में इन गवर्नर को नवाब बोला जाएगा और कुछ हिस्सों में इन गवर्नर को निजाम बोला जाएगा, ठीक है। ये क्यों बोला जाएगा ये कभी हम बाद में समझेंगे, अभी बस इतना समझ लेते हैं। तो जैसे हैदराबाद में ऐसा एक सूबा था, ठीक है, ऐसा ही एक सूबा बंगाल था, ऐसा ही एक सूबा अवध था, ठीक है। तो बंगाल में जो अंग्रेजों के सूबेदार थे उसमें से एक सूबेदार था जिसका नाम था शाह सूजा, ठीक है। और हैदराबाद में जो सूबेदार होते थे उनको निजाम बोलते थे, ठीक है। तो शाह सूजा नाम का एक सूबेदार, जिससे अंग्रेजों ने परमिशन मांगी कि भाई बंगाल के अंदर हमको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है।
तो शाह सूजा ने 1651 में, ठीक है, शाह सूजा ने 1651 में अंग्रेजों को परमिशन दे दी कि आप हुगली नाम की जगह पर, जो हुगली नदी के किनारे ही है, वहां पर आप क्या करो, अपनी फैक्ट्री सेटअप करो। अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने यहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। ठीक, इसके अलावा शाह सूजा ने कहा कि भाई हमको 3000 रुपए दे दो, 3000 रुपए। तो अंग्रेजों ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम अब फ्री होकर के ट्रेड करना चाहते। तो शाह सूजा ने कहा यार तुमने अपनी फैक्ट्री बना ली, तुमको ट्रेड करने से कौन रोक रहा है, जैसे चाहो वैसे करो। तो अंग्रेज कह रहे नहीं, ये नहीं, हमको भाई कस्टम ड्यूटी हमारी माफ कर दो। शाह सूजा ने कहा ठीक है, तुम साल में हमको हर साल 3000 रुपए दे दिया करो। ठीक है, 3000 रुपए दे दिया करो, कोई तुमसे कस्टम ड्यूटी नहीं मांगेगा, ट्रेड करने के लिए कोई सीमा शुल्क तुमसे नहीं मांगेगा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम 3000 रुपए दे देते हैं। 3000 रुपए देकर के हुगली में फैक्ट्री सेटअप करके यहां ट्रेड करने लगे। लेकिन मुगल एम्पायर में कई सारे ऑफिसर्स थे, कई सारे कस्टम ऑफिसर हुआ करते थे, है ना, जिनको ये इस बात का आइडिया नहीं था, और क्रॉस चेक करने के लिए वो अक्सर पूछ लेते थे कंपनी वालों से कि परमिशन दिखाओ, परमिशन कहां है, क्यों ड्यूटी फ्री ट्रेड करना है। तो अंग्रेज इससे परेशान होते थे और अंग्रेजों ने शाह सूजा से बोला कि यार ये लोग हमको परेशान करते हैं कस्टम ऑफिसर, हमको डर है, और इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हुगली की अपनी फैक्ट्री को भी फोर्टिफाई करना चाहते हैं, हुगली की अपनी फैक्ट्री को भी फोर्टिफाई करना चाहते हैं, इसमें भी किलेबंदी करना चाहते हैं। ठीक है, तो शाह सूजा ने कहा मैं पागल हो क्या, कौन सा ऐसा राजा है जो किसी बाहरी व्यक्ति को अपने यहां पर किले बनाने की परमिशन दे देगा, हम क्यों दें तुमको, हमारा बंगाल है, तुमको कल आज किले बना रहे हो, कल को फौजें रखोगे, परसों कहोगे कि हमको यहाँ पर आर्टिलरी चाहिए, तोप चाहिए, फिर उसके बाद में तुम हमारे ऊपर हमला कर दोगे, है ना, तो ये कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा, लेकिन ये लगातार परेशान हो रहे थे। तो 1682 में उन्होंने फिर से एक नया मुगल गवर्नर था बंगाल के अंदर, शाइस्ता खान। ठीक है, शाइस्ता खान को भी ये बात लिखी, शाइस्ता खान से भी रिप्लाई नहीं मिला। ठीक, तो अब अंग्रेज चिढ़ गए और इन्होंने चिढ़ के इनके खिलाफ थोड़ा सा ऑफेंड हो गए और अटैक कर दिया। तो मुगल रूलर, तो मुगल एम्पायर था, उसने कहा कि ऐसा है, निकलो बेटा हुगली से निकलो। यानी हुगली की जो इनकी फैक्ट्री थी 1686 में अंग्रेजों को मार के वहां से भगा दिया, ऐसा है हुगली से निकलो, और हुगली पर कब्जा कर लिया, हुगली की फैक्ट्री पर। तो अंग्रेज हाथ पैर जोड़ने लगे और फाइनली 1690 में एक डील साइन हुई इनके बीच में। 1690 में ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, जो याद रखना है वो मैं बता दूंगा। एक डील साइन हुई और उस डील के तहत क्या हुआ, अंग्रेजों को सूतानाती भेज दिया गया। सूतानाती बंगाल में ही एक जगह है। ठीक है, ठीक है, और इसके कुछ समय बाद यानी कि 1692 में 3 जगहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखना, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीघाट। कालीघाट या फिर इस जगह का नाम काली काटा भी था, काली काटा, ये 3 गांव थे। ठीक है, और यही काली काटा आगे चल करके इसी के नाम पर कैलकाटा बना। तो कालीघाट, ठीक है, कालीघाट, सूतानाती और फिर गोविंदपुर, ये तीनों नाम यहां पर लिखे हुए। यहां पर इन तीनों गांवों के लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए, यानी कि यहां से टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए मुगल गवर्नर से। ठीक है, ठीक, टैक्स कलेक्ट करने के, यानी यहां पर जो किसान व्यापार करेगा, है ना, जो किसान फसल उगाएगा, तो उसका टैक्स अब हम लेंगे। तो पहले मुगल्स क्या करते थे, मुगल्स ने जमींदार बिठा रखे थे। तो मुगल क्या करते थे, जैसा कि मैंने कल भी बताया तुम्हें, मुगल डायरेक्ट किसान से टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, मुगल ने अपने नीचे जमींदार बैठाया था और जमींदार किसान से टैक्स लेता था। ठीक है, ये टैक्स किसान जमींदार को देता था और जमींदार मुगल बादशाह को। तो इस यहां के जमींदार ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल गवर्नर से कह करके ये तीनों जगहों के ट्रेडिंग राइट अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, इतनी बात हमने देखी। और बाद में इस जगह को फोर्टिफाई कर दिया, इसकी किलेबंदी भी कर दी, फौज भी रख दी, है ना, फौज भी रख दी और इसकी किलेबंदी प्रॉपर कर दी। बाद में इस किले को, जो यहां पर इन तीनों गांवों की किलेबंदी करी गई, इस किले को फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया और बाद में यही फोर्ट विलियम के आसपास डेवलप हुआ द सिटी ऑफ कैलकाटा। ठीक है, जो कलकत्ता का शहर है वो इन्हीं जगहों के आसपास डेवलप हुआ। ठीक, इसके बाद में यह घटना 1500 तक खत्म हो गई थी, 1700 तक खत्म हो गई थी और फाइनली हम देखते हैं कि 1717 में
ठीक है। 1717 में मुगल एम्पायर कौन था? फर्रुखसियार बन चुका था, और फर्रुखसियार ने कुछ ऑर्डर इश्यू किए, कुछ रॉयल ऑर्डर इश्यू किए जिनको फरमान बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्रुखसियार फरमान, ठीक। फर्रुखसियार फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल रूल बोला जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, है ना। तो फाइनली फर्रुखसियार के फरमान के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत में मुगल रूल की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक। कैसे हो चुकी थी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, कंपनी ने के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स थे वो तो फ्री हो ही चुके थे, है ना। और उसमें यह कह दिया गया था कि भाई 3000 रुपए दो, 3000 रुपए दो, और कोई भी ड्यूटी देनी नहीं है आपको, कोई भी आयात और निर्यात पर शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी का सामान है? इसके लिए भाई कुछ पासेस, जैसे तुम्हारे क्लास में स्कूल्स में आउट पासेस इशू किए जाते होंगे। जब कोई बच्चा बाहर जाता होगा क्लास के पानी पीने, वॉशरूम, तो उसको क्लास में मॉनिटर आउट पास देता होगा। आउट पास इस बात का वो है, तस्दीक है कि भाई ये व्यक्ति क्लास में टीचर की परमिशन से बाहर घूम रहा है, गोले नहीं मार रहा है। ऐसे ही पासेस इश्यू किए जिनको दस्तक बोला गया, ठीक है। ये जो दस्तक थे ये कंपनी के अधिकारियों के पास होते थे, ये मुगल ऑफिसर्स को दिखाते थे और फ्री में फिर ट्रेड करते थे, ठीक है। और कंपनी से ये बोल दिया गया कि कलकत्ता के आसपास आप और जमीन किराए पर ले सकते हैं जिससे कि आप अपने ट्रेड को और एक्सपेंड करें। इसके अलावा भाई बॉम्बे में जो कॉइन छपते हैं, है ना, उस कॉइन, कंपनी की एक टकसाल थी, टकसाल जहां पर सिक्के छपते हैं, उस सिक्के को पूरी इंडिया भर में करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा हैदराबाद में जो ड्यूटी फ्रेट हो रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हैदराबाद के रीजन में ही, मैंने बताया ना, मुगल एम्पायर में हैदराबाद आता था और हैदराबाद के अंदर ही मद्रास आता था। मद्रास जो था वो हैदराबाद का ही हिस्सा था, तो मद्रास में बस खाली इनको ड्यूटी देनी पड़ती थी और पूरे हैदराबाद में ट्रेड करते थे। इस बात की भी परमिशन मिल गई, ठीक। सूरत में सिर्फ 10,000 रुपए देकर के ये पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। तो आज की क्लास में इतना ही, ये सारी चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्रांस एंग्लो, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे मैग्ना कार्टा के बाद बंगाल में अंग्रेज तो इंटर कर ही चुके थे और अब बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए 2 युद्ध लड़ेंगे, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई। ये लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद भारत में शुरू हो जाएगा अंग्रेजों का राज्य, जो अनवरत रूप से 1947 तक चलेगा। हालांकि इससे पहले हम फ्रांस के साथ, फ्रांस का एलिमिनेट होना भी बाकी है, फ्रेंच को हमने देखा नहीं, फ्रेंच एलिमिनेट होंगे एंग्लो कॉर्नेटिक वॉर की वजह से, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे बंगाल के अंदर अंग्रेज किस तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, फिर मराठों को भगाएंगे, फिर मैसूर किंगडम पर विजय पाएंगे और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे और अनवरत रूप तक से भारत की आज़ादी तक यात्रा करेंगे। 1947 में भारत को आज़ाद कराएंगे। हम नहीं कराएंगे, हम देखेंगे किस प्रकार से आज़ाद हुआ भारत, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करते रहो यार, थोड़ा कमेंट ज़्यादा कर दो, है ना। ज़्यादा लोग देख रहे हो तो ज़्यादा लोग लाइक और कमेंट कर दो। देखते हो 10,000 लोग, मतलब 10% तो कमेंट करो यार। मतलब 3000 लोग देख रहे हो तो उसका 10% तो एटलीस्ट कमेंट करो, 15% तो कमेंट करो, है ना। तो बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।